नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद जुपिटर में। आज दोस्तों हम इस वीडियो में इतिहास को जानने के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो प्राचीन भारत के बारे में जो हमने पढ़ा था, तो उसमें इतिहास जानने के स्रोतों के बारे में थोड़ा थोड़ा देखा था। उसी के आगे वीडियो में इतिहास जानने के स्रोतों का विस्तृत से वर्णन करेंगे। इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। पहले हम इस टॉपिक को पूरा पढ़ेंगे, इसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं ना, उसको कवर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक की। इतिहास जानने के स्रोत। इतिहास को हम जानते हैं, जैसे पिछली वीडियो में भी हमने पढ़ा था। इतिहास को जानते हैं, इतिहास को हम 3 स्रोतों से जानते हैं। पहला है साहित्यिक स्रोत, दूसरा है गैर साहित्यिक स्रोत, तीसरा है विदेशी यात्रियों के वृत्तांत, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था। फिर साहित्यिक स्रोत को फिर हम 2 भागों में बांटते हैं, पहला धार्मिक, दूसरा गैर धार्मिक। धार्मिक के अंदर में हमने चर्चा किया था कि बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य और वैदिक साहित्य, और जो गैर धार्मिक में थे उसमें महाभारत, रामायण इस टाइप से आते हैं। आज इस टॉपिक में पूरा इस चीज़ को कवर करेंगे, किस किस में कौन कौन सी चीज़ आती है, क्या उसका भाग है। तो पहला है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत ऐसे स्रोत जो लिखित रूप में गद्य या पद्य के रूप में उपस्थित हैं, वो साहित्यिक स्रोत कहलाते हैं। साहित्यिक स्रोत को अध्ययन के दृष्टि से फिर हम 2 भागों में बांटते हैं, एक धार्मिक, दूसरा गैर धार्मिक। पहले शुरुआत करते हैं धार्मिक स्रोत से। जो धार्मिक स्रोत हैं उसको फिर हम अलग अलग पार्टों में बांटते हैं, जिसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में की थी। उसका पहला पार्ट है वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य को फिर हम 4 भागों में बांटते हैं, पहला वेद, दूसरा ब्राह्मण साहित्य, तीसरा आरण्यक साहित्य, तीसरा और चौथा है उपनिषद। उपनिषद को ही वेदांत के नाम से जानते हैं। आगे जब हम वैदिक इतिहास पढ़ेंगे ना, जब ऋग्वैदिक काल वगैरह पढ़ेंगे, उसमें इस चीज़ का विस्तृत वर्णन पढ़ेंगे। वेद को 4 भागों में बांटते हैं, पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद, चौथा है अथर्ववेद। ऋग्वेद को ही यज्ञ करने की विधियों का वर्णन मिलता है। जो ऋग्वेद हमारा है उसमें यज्ञ करने की विधियों का वर्णन मिलता है। दूसरा है सामवेद। सामवेद में गान, संगीत, इससे रिलेटेड सारी चीजें मिलती हैं। चौथा है यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञ के विधि विधान के बारे में वर्णन मिलता है। और अथर्ववेद, अथर्ववेद को लोकवेद के नाम से भी जाना जाता है। जो ये अथर्ववेद है ना, इसी में जो मनुष्य की सारी तकलीफें, समस्याओं, इसका हल मिलता है। इसे ब्रह्मवेद, मनुष्य की समस्याओं का हल भी इसी में मिलता है, और इसे लोकवेद के नाम से भी जानते हैं। और जो आप ये ब्राह्मण साहित्य देख रहे होंगे ना, आप सोच रहे हो ब्राह्मण जाति वाला, ये जाति वाला ब्राह्मण नहीं होता। जो वेदों का टीका और टिप्पणी होती है ना, वेदों के बारे में इसे किसी चीज का वर्णन मिलता है, उसका विस्तृत वर्णन, वो ब्राह्मण साहित्य। इसी तरीके ब्राह्मण का आरण्यक साहित्य जब आगे पढ़ेंगे इसको विस्तृत में, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। आगे चलते हैं। अगला साहित्य है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य की रचना है त्रिपिटक। त्रिपिटक जो पाली भाषा में लिखी गई है, ठीक है। इसके 3 भाग हैं, पहला है सूत्र पिटक, दूसरा है विनय पिटक, और तीसरा है अभिधम्म। तो सूत्र पिटक में है बुद्ध के उपदेश दिए गए हैं, ठीक है। दूसरा है विनय पिटक। विनय पिटक में दिए गए हैं बौद्ध भिक्षुओं के आचार विचार और व्यवहार। और अभिधम्म है, और अभिधम्म में है बौद्ध दर्शन। इसमें छूट गया है, बौद्ध दर्शन है, ठीक है। इसमें बौद्ध दर्शन आते हैं। चलिए अगला जैन साहित्य। जैन साहित्य में 14 पूर्व इसमें मूल उपदेश है जैन साहित्य में। दूसरा है 12 अंग, तीसरा है 12 उपांग, चौथा है आगम साहित्य। ये जैन साहित्य के भाग हैं। अगला चलते हैं, अगला है वेदांग।
वेदांग के बारे में अब पढ़ते हैं। वेदांग वेदांग में 6 भागों में बटा हुआ है। शिक्षा, कल्प, छंद, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष। ये वेदांग 6 भागों में बटा हुआ है। वेदांत और वेदांग ये दोनों अलग अलग हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। वेदांग साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आता है और वेदांत है वो वैदिक के अंतर्गत आता है, वो भाग है एक। शिक्षा का जो अर्थ होता है वो शुद्ध उच्चारण ही शिक्षा का अर्थ होता है। जो कल्प है, कल्प को फिर 4 भागों में बांटते हैं। ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र, शुल्क सूत्र। शुल्क सूत्र में रेखा गणित और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड चीजें आती हैं। अगला है स्रोत। ये वेदांग के भाग हैं। इसमें कभी कभी एक आध क्वेश्चन देखने को मिलता है, फिर भी इसे पढ़ना जरूरी होता है। आगे चलते हैं। आगे छंद है। जो छंद शास्त्र के पहली पुस्तक है वो पिंगल मुनि ने लिखी है। जो पिंगल मुनि थे ना, उन्होंने छंद शास्त्र की पहली पुस्तक पिंगल मुनि द्वारा लिखी गई है। व्याकरण की जो पहली पुस्तक लिखी गई पतंजलि ने अष्टाध्यायी नामक पुस्तक लिखी है, जो व्याकरण की पहली पुस्तक मानी जाती है। जो बाबा रामदेव नहीं है, उनके में जो पतंजलि जी का फोटो आता है, वही पतंजलि जी हैं जिन्होंने अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी है। सबसे पुराने ज्योतिषाचार्य लगध मुनि थे और इनकी रचना वेदांग ज्योतिष के नाम से प्रसिद्ध है। जो लगध मुनि थे ना, इनकी जो रचना थी वेदांग ज्योतिष, यही सबसे पुराने ज्योतिषाचार्य माने जाते हैं। हाथ से लिखी पुस्तकें जो थी उन्हें पांडुलिपि कहते थे। जो हाथ से लिखी जाती थी पुस्तकें वो पांडुलिपि होती हैं। और ये पुस्तकों के जो पेज होते थे ना, वो ये पुस्तकें भुर्ज की छाल से निर्मित होती हैं। जो भुर्ज की छाल पेड़ की होती थी, उससे ये पुस्तकें बनाई जाती थी। अगला है धर्म साहित्य। धर्म साहित्य जिसके बारे में आजकल बहुत ज़्यादा विवाद रहता है, मनु, ये धर्म साहित्य के अंतर्गत ही आता है। इसे स्मृति साहित्य भी कहा जाता है। जो धर्म साहित्य है इसका अलग नाम है, धर्म साहित्य का ही स्मृति साहित्य नाम है। मनुस्मृति 200 BC से 200 AD के मध्य शुंग काल की रचना है। जो मनुस्मृति है ना, वो इसी के अंतर्गत आती है, धर्म साहित्य के अंतर्गत। अगली है मनुस्मृति का जो वास्तविक नाम है, ये मनुस्मृति नाम नहीं है। मनुस्मृति तो आज कहते हैं हम लोग, लेकिन इसका जो वास्तविक नाम है वो मानव धर्म शास्त्र है। यज्ञवल्क्य स्मृति, जो यज्ञवल्क्य स्मृति एक रचना है, वो 200 AD से 400 AD के मध्य, मतलब 200 ईस्वी से 400 ईस्वी के मध्य में इसी प्रकार की एक रचना है। अगला जो पार्ट है साहित्यिक का, उसको पढ़ते हैं गैर धार्मिक साहित्य। अब इसमें गैर धार्मिक साहित्य में पहला है रामायण। जो रामायण की विषय वस्तु है वो उत्तर वैदिक काल की है। मतलब जो रामायण में जो वर्णन है वो उत्तर वैदिक काल का है। इसमें 7 कांड हैं, 24,000 श्लोक हैं। जो रामायण है ना, इसमें 7 कांड दिए गए हैं और 24,000 श्लोक हैं। अन्य नाम इसका चतुर्विंशति शास्त्रीय संहिता है। इस नाम से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि रामायण का अन्य नाम क्या है। इसका नाम है चतुर्विंशति शास्त्रीय संहिता। इसमें 24,000 श्लोक मौजूद होने के कारण इसका नाम दिया गया है चतुर्विंशति शास्त्रीय संहिता। और इसके रचनाकार हैं वाल्मीकि। ये याद रखने की चीज है, गैर धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ही रामायण महाभारत जितने ग्रंथ आते हैं ये इस टाइप से, वो इसी के अंतर्गत आते हैं। इस चीज को बहुत ध्यान रखिए, इसी में क्वेश्चन बहुत बच्चों का गलत हो जाता है। अगला है महाभारत। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। इसके रचनाकार हैं वेद व्यास जी, ये सभी को पता ही होगा लगभग। और जो महाभारत मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है, जो भीष्म पर्व में जो गीता का उपदेश दिया गया वो भीष्म पर्व में दिया गया। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट है। जो गीता का उपदेश किस पर्व में दिया गया, तो भीष्म पर्व में दिया गया है। महाभारत से ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है।
कि गीता उपदेश किस मतलब घुमा घुमा के इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा है, गीता का उपदेश किस पर्व में दिया गया है, 20 पर्व में किस चीज का वर्णन है, इस टाइप से पूछता है। तो याद रखना है गीता का उपदेश 20 पर्व में दिया गया। जो महाभारत है इसके अन्य नाम है जय संहिता। जय संहिता जब इसका नाम था तो इसमें 8800 श्लोक थे। उसके बाद इसका नाम होता है भारत। भारत में 24,000 श्लोक होते हैं। अगला नाम आता है महाभारत, जो आजकल हम लोग कहते हैं महाभारत। इसमें टोटल 1,00,000 श्लोक हैं, तब इसका नाम महाभारत पड़ा। पुराना नाम अगर पूछता है महाभारत का पुराना नाम कितना था तो जय संहिता। इसमें श्लोकों की संख्या है 8800 श्लोक। आगे बढ़ते हैं। आगे है पुराण। पुराणों की जो कुल संख्या है वो 18 पुराण है, और सबसे पुराना पुराण है मत्स्य पुराण। बस पुराणों में इतना ही पूछता है, ज़्यादा इससे कुछ नहीं डीपली पूछता है। बस पुराणों की संख्या और सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण है। बस यही क्वेश्चन बहुत बार बनता है कि सबसे पुराना पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण। अगला है संगम साहित्य। संगम सबसे पुराना तमिल साहित्य तोलकाप्यम है। जो तमिल साहित्य है सबसे पुराना, अगर संस्कृत के बाद किसी का साहित्य सबसे पुराना है तो वो तमिल भाषा का है, जिसका नाम है तोलकाप्यम। इस संस्कृत के बाद सबसे पुरानी भाषा भी तमिल है। व्याकरण भी उनका संस्कृत के बाद सबसे पुराना है, और उनकी भाषा भी सबसे पुरानी है। आगे अगले पार्ट में बढ़ते हैं। गैर साहित्यिक स्रोत, इसको दूसरे नाम से जानते हैं पुरातात्विक स्रोत के नाम से। इसका दूसरा नाम है पुरातात्विक स्रोत। इसको दो भागों में बांटते हैं, पुरालेख शास्त्र, दूसरा पुरावशेष। पुरावशेष में जो अवशेष वगैरह मिलते हैं उसके बारे में, और पुरालेख शास्त्र के अंतर्गत जो लेखन संबंधी मतलब लिखी हुई चीज के रूप में मिलते हैं उसे पुरालेख शास्त्र के अंतर्गत लेते हैं। इसमें पहला है अभिलेख, दूसरा लिपि, तीसरा सिक्के। ये पुरालेख शास्त्र के अंतर्गत आते हैं, पुरातात्विक स्रोत के ही अंतर्गत आते हैं, लेकिन ये दो भागों में बांटते हैं अध्ययन की दृष्टि से। पुरालेख में, और जो मतलब लिखित रूप में पुरालेख में मिलता है, और एक पूरा अवशेष, जो अवशेष तो मतलब किसी चीज का, जैसे चावल के अवशेष या कुछ चीज, तो वो पूरा अवशेष के अंतर्गत वर्णन करते हैं। पहला है अभिलेख। किसी भी अभिलेख को किसी भी सतह पर लिखा हुआ होता है। इसके अंतर्गत शिलालेख, ताम्रपत्र, मिट्टी की मोहरों पर लिखा हुआ लेख, ये सब चीजें इसके अंतर्गत शामिल होती हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अशोक का शिलालेख सबसे पुराना अभिलेख है। ये बहुत बार पूछा गया, सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है? अशोक का शिलालेख सबसे पुराना अभिलेख है। अगला आता है मुद्रा या सिक्के। मुद्रा सिक्के, इससे क्वेश्चन बहुत बार बनता है, बहुत सारे इसमें क्वेश्चन है। सबसे पुरानी मुद्रा आहत सिक्के, जिनको पंचमार्क सिक्का के नाम से जाना जाता है, ये बुद्ध काल का है। ये चांदी के आयताकार तथा वर्गाकार होते थे। जो सबसे पुराना सिक्का है वो आहत सिक्का है। आहत सिक्का, इसे पंचमार्क सिक्का के नाम से जानते हैं। ये बुद्ध काल से निर्मित है। ये चांदी का होता था, और ये आयताकार और वर्गाकार दो रूपों में मिलता था। सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किसने किए? इंडो ग्रीक या हिंद एवं जिन्हें कहते थे। इंडो ग्रीक जो राजा थे उन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए। सबसे भारी सोने का सिक्का कुषाण राजाओं ने चलाया। उसके बाद सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किसने किए? गुप्त राजाओं ने किए, पर इसमें उनकी सोने की मात्रा थोड़ी कम थी। इन्होंने जारी जरूर किए थे सबसे ज्यादा, पर इसमें जो सोने की मात्रा थी वो उतनी अच्छी नहीं थी जितनी कुषाण राजाओं के समय में थी। अगला है शीशा युक्त जो लेड जिसे बोलते हैं, उससे युक्त जो सिक्का चलाया था वो सातवाहन राजाओं ने चलाया था। अगला मेन टॉपिक है, इस टाइप से ये सिक्के जो राजाओं ने चलाए थे वो इस टाइप से थे कुछ।
ठीक है। अगली मेन चीज है, इसे हम पढ़ते हैं। वजन की इकाई जो थी उस टाइम जो सिक्का चलता था, वजन की इकाई थी रत्ती, और 32 रत्ती का जो होता था वो एक सिक्का होता था। जो एक सिक्का बनता था वो 32 रत्ती का होता था। एक रत्ती में 2 ग्रेन होते थे और एक ग्रेन में 64.79 मिलीग्राम होता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट जरूर कर लीजिएगा। ये मापन इकाई है उस टाइम की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है। ग्रेन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा पूछा गया, एक रत्ती में कितने ग्रेन होते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन बहुत बार देखे गए हैं। आगे तीसरा बचता है पुरातत्व से मिली वस्तुओं का काल निर्धारण। जो हम पुरातत्व से वस्तुएं मिलती हैं उनका काल निर्धारण कैसे करते हैं? उनका काल निर्धारण हम 3 विधियों से करते हैं। पहला स्तर विन्यास, दूसरा है वृक्ष वलय तकनीक, तीसरा है डेटिंग। डेटिंग के अंतर्गत 2 भाग आते हैं, कार्बन डेटिंग C14, यूरेनियम U92। ये 2 तरीके की डेटिंग के माध्यम से करते हैं, एक तो कार्बन डेटिंग, एक यूरेनियम डेटिंग। और जो स्तर विन्यास है, स्तर विन्यास को कुछ इस तरीके से होता है। तो स्तर विन्यास रहता है पृथ्वी की सतह पे स्तर जो परत दर परत बनती रहती है उसमें स्तर विन्यास की गणना करी जाती है। दूसरा वृक्ष वलय तकनीक, वृक्ष की जो वलय बन जाती, कभी पेड़ काटा जाता है तो उसमें जो वलय बनती हैं उससे उसकी उम्र का गणना करी जाती है। तो ये एक पुरातत्व की वस्तुओं का काल निर्धारण करने का एक मुख्य स्रोत है। आगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, इतिहास जानने का स्रोत नहीं है। साहित्यिक स्रोत ये है। दूसरा है गैर साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक संबंधित ये भी है, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत ये भी है, हेरोडोटस ये नहीं है। हेरोडोटस इतिहास के जनक हैं, ना कि इतिहास जानने के स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में धार्मिक स्रोत नहीं है। वैदिक साहित्य, धर्म साहित्य, रामायण और वेदांग। हमने पढ़ा था ना कि वैदिक साहित्य धर्म साहित्य का स्रोत है, धर्म साहित्य ये तो है ही, वेदांग ये भी है, धर्म साहित्य जिसे मनुस्मृति वगैरह है वो इसी के अंतर्गत आती हैं। जो रामायण है ना ये हमारा गैर धार्मिक स्रोत के अंतर्गत आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामायण। अगला है बौद्ध साहित्य का भाग नहीं है। सूत्र पिटक ये बौद्ध साहित्य का भाग है। अगला है विनय पिटक, ये भी बौद्ध साहित्य का भाग है। तीसरा है अभिधम्म, ये भी बौद्ध साहित्य का भाग है। महायान ये बौद्ध साहित्य का भाग नहीं, ये बौद्ध की एक शाखा है महायान, तो ये इसका राइट आंसर होगा महायान। महाभारत में गीता के उपदेश किस पर्व में दिए गए हैं? आदि पर्व ये नहीं है, सभा पर्व ये भी नहीं है, भीष्म पर्व ये है, द्रोण पर्व ये भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो गया भीष्म पर्व। गीता के उपदेश ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर याद कर लीजिएगा। महाभारत में गीता के उपदेश भीष्म पर्व में दिए गए हैं। सबसे पुराना पुराण कौन सा है? सबसे पुराना पुराण गरुड़ पुराण ये नहीं है, मत्स्य पुराण यही है, नारद पुराण ये भी नहीं है, ब्रह्म पुराण ये भी नहीं है, तो राइट आंसर हो गया हमारा मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे? सबसे पहला आंसर है इंडो ग्रीक, दूसरा है गुप्त, तीसरा है कुषाण, चौथा है सातवाहन। हमने पहले पढ़ा था ना, सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे? इंडो ग्रीक राजाओं ने चलाए थे। गुप्त राजाओं ने सबसे ज़्यादा सिक्के चलाए थे, कुषाण राजाओं ने सबसे भारी सिक्के चलाए थे, शीशा युक्त सिक्के सातवाहन राजाओं ने चलाए थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
फिर आ गया सीसा युक्त सिक्का किसने चलाया था, पीछे पढ़ा हमने, सातवाहन राजाओं ने चलाया था। जो सीसा युक्त सिक्का था ना वो सातवाहन राजाओं ने चलाया था। इंडो ग्रीक ने क्या किया था, शुरुआत की थी सोने के सिक्के की। गुप्त राजाओं ने सबसे ज्यादा सिक्के चलाए थे। कुषाण राजाओं ने सबसे भारी सिक्के चलाए थे। फिर आ गया क्वेश्चन, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने चलाए थे, गुप्त राजाओं ने। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पुरातत्व से मिली वस्तुओं का काल निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा नहीं किया जाता है। स्तर विन्यास, इससे किया जाता है। वृक्ष वलय तकनीक, इससे भी किया जाता है। डेटिंग, कार्बन डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग, दो तरीके की होती हैं, इससे भी किया जाता है। खुदाई द्वारा, खुदाई एक जरिया है ना कि काल निर्धारण की विधि है। ये काल निर्धारण की विधि नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन आ गया रत्ती से, जो हम बता रहे थे रत्ती से रिलेटेड। एक रत्ती में 3 रत्ती में कितना ग्रेन होता है, तो हमने पढ़ा था ना एक रत्ती में कितने ग्रेन होते हैं, 2 ग्रेन होते हैं। तो 3 रत्ती में कितने हो जाएंगे, 6 ग्रेन हो जाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, 6 ग्रेन। इसी के साथ ये वीडियो अंत करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। धन्यवाद।